रायचंद हवेली का खूनी सच। अमावस की रात थी। शहर की चकाचौंध से मीलों दूर घने जंगलों के बीच रायचंदों की पुश्तैनी हवेली एक विशाल सोए हुए राक्षस की तरह खड़ी थी। पिछले 50 सालों से यह हवेली वीरान थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस हवेली की नींव में खून मिला है और रात होते ही यहाँ की दीवारें रोती हैं। विक्रम, जो एक निडर पत्रकार था और पैरानॉर्मल एक्टिविटी अशीय गतिविधियों पर शोध कर रहा था, इन कहानियों को सिर्फ लोगों का वहम मानता था। उसने तय किया कि वह इस हवेली का सच दुनिया के सामने लाएगा और इसके लिए उसे वहां एक पूरी रात गुजारनी थी। शाम ढलते ही विक्रम अपनी जीप से हवेली के जंग खाए लोहे के गेट पर पहुंचा। गेट खोलते ही एक अजीब सी सड़ी हुई गंध ने उसका स्वागत किया, जैसे मरे हुए जानवरों और सीलन की मिलीजुली बदबू हो। हवेली का मुख्य द्वार इतना भारी था कि उसे धकेलने में विक्रम की सांस फूल गई। अंदर कदम रखते ही तापमान अचानक गिर गया। बाहर जून की गर्मी थी, लेकिन हवेली के अंदर दिसंबर जैसी ठंड। विक्रम ने अपनी शक्तिशाली टॉर्च जलाई। रोशनी की किरण धूल के गुबार को चीरती हुई सामने की विशाल सीढ़ियों पर पड़ी। दीवारों पर टंगे राजा महाराजाओं के पुराने तैलचित्रों की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे विक्रम की हर हरकत को घूर रही हों। रात के 11 बजे तक सब शांत था। विक्रम मुख्य हॉल में अपना कैमरा सेट कर रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी खुद की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी ऊपरी मंजिल से एक आवाज आई। धप धप धप, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। विक्रम चौंका। उसने ऊपर देखा। कौन है वहां? उसकी आवाज खाली हॉल में गूंजकर लौट आई। उसने अपना कैमरा उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, हवा में वह सड़ी हुई बदबू तेज होती जा रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। तभी उसे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। सिसकियों भरी दर्दनाक आवाज जो पश्चिमी विंग के एक बंद कमरे से आ रही थी। विक्रम उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। विक्रम ने जैसे ही ताले को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर से रोने की आवाज एक भयानक कर्कश हंसी में बदल गई। हाँ 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 हाँ। काली हवेली की वो रात। शहर से दूर, उस पुराने पुश्तैनी मकान में यह मेरी पहली रात थी। बिजली शाम से गुल थी और बाहर भयंकर तूफान का शोर था। मोमबत्ती की मध्यम, हिलती हुई रोशनी में मैं पुरानी किताबों को झाड़ रहा था। तभी, ठीक मेरे ऊपर वाले बंद कमरे से किसी के भारी कदमों की आवाज आई। धप, धप, धप। मैं वहां बिल्कुल अकेला था। मेरे अलावा इस वीराने में कोई नहीं होना चाहिए था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने कांपते हाथों से मोमबत्ती उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर पुरानी लकड़ी के चरमराने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, हवा का एक तेज, ठंडा झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अब सिर्फ गहरा अंधेरा था और कभी-कभी चमकती बिजली की रोशनी। तभी मुझे अपने ठीक पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। एक सड़ी हुई, बदबूदार सांस मेरी गर्दन से टकराई, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कोई मेरे बहुत करीब था। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन अनजाने डर में मैंने मुड़कर देखा। उसी पल जोर से बिजली चमकी। उस एक सेकंड की नीली रोशनी में मैंने उसे देखा। वह इंसान नहीं था। उसका चेहरा बुरी तरह झुर्रियों से भरा और विकृत था। आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले गर्रे थे जो मुझे ही घूर रहे थे। वह मुस्कुराया। उसके दांत जानवरों की तरह नुकीले और काले थे। उसने अपना बर्फीला, हड्डियों जैसा हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था,
पर डर के मारे मेरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। अंधेरे में उसकी खौफनाक, कर्कश हंसी गूंज उठी और मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। यह रही एक और डरावनी कहानी जो पिछली वाली से थोड़ी अलग तरह का खौफ पैदा करने की कोशिश करेगी। दोहरी आवाज। रात के 2:13 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। मेरे माता पिता शहर से बाहर एक शादी में गए थे और मैं इस बड़े पुराने पुश्तैनी घर में बिल्कुल अकेला था। मुझे अकेले रहने की आदत थी, लेकिन आज रात हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। मैं अपने कमरे में लेटा फोन देख रहा था, तभी नीचे के हॉल से एक आवाज आई। आर्यन, बेटा जरा नीचे आना। मेरा खून जम गया। वह मेरी माँ की आवाज थी, बिल्कुल साफ। लेकिन यह कैसे हो सकता था? माँ तो 200 किलोमीटर दूर थीं। क्या वे सरप्राइज देने के लिए जल्दी वापस आ गईं? लेकिन मैंने मुख्य दरवाजा खुलने या गाड़ी की आवाज नहीं सुनी थी। दिल में अजीब से डर के साथ मैं बिस्तर से उठा और दबे पांव गलियारे में आया। सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होकर मैंने नीचे घुप अंधेरे में झांका। आर्यन, डरो मत, यहाँ आओ, उस आवाज ने फिर कहा। इस बार उस आवाज में एक अजीब सी कृत्रिम मिठास थी, जैसे कोई किसी बच्चे को फुसला रहा हो। वह मेरी माँ जैसी थी, पर बिल्कुल माँ जैसी नहीं थी। मैं एक कदम नीचे उतरा ही था कि मेरी जेब में रखा मेरा फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। सन्नाटे में वह आवाज बहुत तेज लगी। मैंने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी। कॉल माँ का था। मैंने धड़कते दिल से फोन उठाया। हेलो आर्यन, बेटा सब ठीक है ना? दरवाजा ठीक से लॉक किया है? हम बस अभी फंक्शन से निकले हैं, 2 घंटे में पहुंचेंगे। मेरे हाथ से फोन छूटकर फर्श पर गिर गया। अगर माँ फोन पर थीं और 2 घंटे दूर थीं, तो नीचे अंधेरे में कौन था जो मेरी माँ की हुबहू आवाज में मुझे बुला रहा था? तभी सीढ़ियों के ठीक नीचे के अंधेरे कोने से एक दबी हुई, खिसखिसाती हुई हंसी सुनाई दी। और फिर भारी गीले कदमों की आवाज धीरे धीरे सीढ़ियों पर ऊपर मेरी तरफ बढ़ने लगी।